बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों ध्यान दीजिए। आज हमारा चैप्टर जो पढ़ा जाएगा वो चैप्टर 3 है, लेखांकन की अवधारणा एवं परंपराएं। ध्यान से देखिएगा कि लेखांकन की अवधारणा एवं परंपराएं क्या होती हैं। सबसे पहले है लेखांकन सिद्धांत का अर्थ। पहले देखिए आप लेखांकन सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, लिख लीजिएगा। लेखांकन की सामान्य आधारभूत मान्यताओं, फंडामेंटल बिलीफ्स तथा कार्य पद्धति संबंधी नियमों को लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये एक नियम है जो रीति रिवाज, प्रचलित तरीकों, परंपराओं पर आधारित होते हैं और सभी लेखांकन व्यवहार उन पर आधारित होते हैं जिन पर जो रीति रिवाज लागू होती है उस पर। ये अचल नहीं होते। लेखांकन सिद्धांत जो हैं वो अचल नहीं होते, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, इसकी एक आदर्श परिभाषा है, व्यापारिक संव्यवहारों का लेखा करते समय और वित्तीय विवरणों को बनाने में सहयोगी सामान्य स्वीकृत प्रचलित अवधारणाओं, मान्यताओं और सैद्धांतिक नियमों के समूह को लेखांकन का सिद्धांत कहा जाता है। अब लेखांकन के सिद्धांत के तत्व हैं औचित्य, उद्देश्यपूर्णता, व्यवहारिकता। और लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला है इसमें समस्या, प्रॉब्लम, थिंकिंग, चिंतन, और उत्पत्ति, सिद्धांत। ठीक है, ये चार चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक नियम हैं। इसके विशेषताएं आपको देखना है, लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं, तो ये आप दूसरे बुक से पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तरफ जल्दी से चले, आपको थोड़ा समझता भी जाए। लेखांकन प्रथाओं के प्रकार हम बताते हैं। इसका पहला प्रकार है रूढ़िवादिता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेटिज्म। लाभ की आशा नहीं करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, ये इसका टॉपिक है। इस प्रथा का आधार है रूढ़िवादी प्रथा का आधार क्या है, लाभ की आशा ना करें, सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। ठीक है, इस प्रथा के अनुसार लेखों में सभी संभावित हानियों की व्यवस्था की जाती है और सभी संभावित लाभों को लेखा बहियों में नहीं लिखा जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी आधार पर आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों में से ह्रास घटाया जाता है, देनदारों में संभाव्य डूबत ऋण का आयोजन किया जाता है तथा दायित्वों और आयोजनों को संभावित हानियों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। जी.ए. ली ने भी कहा है, संदेह की दशा में वह तरीका अपनाया जाएगा जिससे लाभ का अंक और या संपत्ति का मूल्यांकन न्यूनतम रहे या हानि का अंक और या दायित्व का मूल्यांकन अधिकतम रहे। इस प्रथा के अनुसार सतर्कता रखने पर व्यवसाय की जोखिम न्यूनतम हो जाती है। ये है आपका प्रकार। किसका प्रकार है ये, लेखांकन प्रथाओं के प्रकार नंबर 1। प्रकार नंबर 2 है इसका पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। तीसरा है नियमितता की प्रथा। चौथा है सारता की प्रथा। और सारता की प्रथा में थोड़ा सा लिख लीजिए, आधुनिक प्रकाशित वित्तीय विवरणों में रुपए के सन्निकट परिणामों को लिखा जाता है और पैसे को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेखांकन की आधारभूत संकल्पनाएं या अवधारणाएं या सिद्धांत। लेखांकन अवधि अवधारणा, इसका लेखांकन की अवधि क्या होती है वो हमें देखना है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम खाते उचित समय पर बन जाने चाहिए। कंपनियों के अंतिम लेखा वर्ष की समाप्ति से 6 महीने के अंदर बन जाने चाहिए। यह अवधि व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि कहा जाता है। एक साल की अवधि को क्या कहा जाता है, लेखांकन अवधि। ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज एन अकाउंटिंग पीरियड। लेखांकन अवधि वर्ष निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। ए में लिखिए आप कैलेंडर वर्ष। कैलेंडर वर्ष कितने होते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और वित्तीय वर्ष कैसे होते हैं, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये थोड़ा सा लिख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। कैलेंडर वर्ष कौन से हो गए? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कौन से हो गए? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी है अवधारणा, द्विपक्षीय अवधि अवधारणा। इसमें क्या होता है? लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, ये आपको पता है, डेबिट क्रेडिट, है ना। इसी कारण प्रत्येक नाम के समतुल्य जमा होता है। प्रत्येक लेन देन का संपत्ति और दायित्व पर समान रूप से साथ साथ प्रभाव पड़ने के कारण हमेशा कुल संपत्तियां कुल दायित्वों के बराबर रहती हैं। अब लेखांकन का समीकरण, लेखांकन का समीकरण किसे कहते हैं वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। पहला लिखिए, संपत्तियां बराबर पूंजी धन दायित्व। संपत्ति का लेखांकन का समीकरण है। कभी क्वेश्चन में आता है कि लेखांकन का समीकरण किसे कहते हैं, तो हम पहले ए लिखेंगे। 3 प्रकार के समीकरण होते हैं इसमें। पहला ए है संपत्ति बराबर पूंजी धन दायित्व। नेक्स्ट है पूंजी बराबर संपत्ति ऋण दायित्व। तीसरा है दायित्व बराबर संपत्तियां ऋण पूंजी। अब इसी को इंग्लिश में लिख लीजिए, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सेकंड है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। थर्ड है लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ये लेखांकन के 3 समीकरण हैं और तीनों समीकरण आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आपका नेक्स्ट जो आएगा, पृथक इकाई की अवधारणा। नेक्स्ट लेखांकन संतुलन अवधारणा। संपत्तियां बराबर समताएं, इसका मतलब हुआ संपत्तियां बराबर स्वामित्व समता धन दायित्व एवं बाहरी दायित्व, ठीक है। ये सूत्र है, एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज और आउटसाइडर्स इक्विटी, ठीक है। हिंदी में लिखिए, संपत्ति बराबर स्वामित्व समता प्लस दायित्व या बाहरी दायित्व। स्वामित्व समता और दायित्व या बाहरी दायित्व को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? संपत्तियां आएगी, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके आगे है उपार्जन अवधारणा, लिख लीजिए। उपार्जन जो होता है ये मेन है, उपार्जन अवधारणा। एक्युरल कॉन्सेप्ट मतलब संकल्पना या अवधारणा, एक्युरल यानी उपार्जन। यदि व्यापार की लेखांकन अवधि 1 वर्ष हो तो वर्ष का जो भी लाभ होगा वह स्वामी की समता अर्थात पूंजी में वृद्धि करता है। वर्ष के दौरान की शुद्ध हानि स्वामी की समता अर्थात पूंजी में कमी करती है। इस अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहली बिंदु है इसकी, यदि कोई आयगत व्यय का भुगतान वर्तमान वर्ष में होता है जिसका एक भाग आगामी वर्ष का होता है तो इस भाग को वर्ष के दौरान प्राप्त कुल आयगत व्यय में से घटा दिया जाता है। अब लेखांकन की सीमाएं लिख लीजिए। पहली सीमा इसकी, लेखांकन सिद्धांतों की अलग सूची नहीं होती। दूसरा है केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा होता है। तीसरा है आर्थिक चिट्ठा वास्तविक नहीं होता। चौथा है लेखांकन पूर्णतया निश्चित नहीं होता। पांचवा प्रयोग में अंतर होता है। 6 है एक मत का अभाव होता है। 7वां है बाध्यकारी नहीं होता। अब ये चैप्टर आपका बहुत छोटा सा है, इसलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 1, लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। यह कथन किसका है? कारण किसका है? क्या कारण है इसका? इसका मेन कारण है रूढ़िवादिता की प्रथा, ठीक है, या रूढ़िवादी की परंपरा, इसका आंसर है। दूसरा है विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां एक समान नहीं रहती हैं। इसका कारण है नियमितता की परंपरा, है ना, निरंतरता की परंपरा। तीसरा है व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है। व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है, इसका आंसर है व्यवसाय का अलग अस्तित्व, ठीक है, व्यवसाय का अलग अस्तित्व। चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी अनिश्चित काल तक, आंसर है। सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वह है लेखांकन अवधि।
नेक्स्ट है, जब दो व्यवसायियों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचनाएं प्रदर्शित करती हैं जांच योग्यता, उपयोगिता, प्रासंगिकता, इनमें से कोई भी नहीं है। वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में ना तो बेचा जाएगा तथा ना ही उसका परिसमापन होगा कहलाती है सतत व्यापार। आंसर है इसका सतत व्यापार। लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण है विश्वसनीयता और तुलनीयता। नेक्स्ट है, अप्राप्त ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा। ए और बी दोनों, रूढ़िवादिता और आय और व्यय मिलान। ठीक है, ये दोनों की तरफ से किया जाएगा। ये चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर जो है समाप्त हुआ। कल हम देखेंगे जर्नल तैयार करना, चैप्टर नंबर 4।